सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार तैयारी करा रहा हूं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की, और मैथ विषय में राजन सीरीज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब कंप्यूटर विषय में भी देखिए राजन सीरीज में पूरा कंप्लीट कराने की तरफ बढ़ रहा हूँ। कंप्लीट कराने में मैंने आपके कंप्यूटर विषय के बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पूरा करा दिया है 3-3 क्लास में, और यहाँ पे 2 क्लास लघुत्तरीय प्रश्नों में मैंने ले लिया है, और 1 क्लास यह है, और इसके बाद 2 क्लास और आपके लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारी आपको हर एक विषय की हमारे चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों के सामने देखिए सभी विषय लिखे गए हैं लाइन से, और सभी विषयों के सामने एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उस विषय से जुड़े हुए सभी जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, इतना वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपको कहीं से और कुछ तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है, इनको जरूर आप देखिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये जो थर्ड पार्ट है आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों का, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए 27 प्रश्न हमने देख लिए थे, अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बाद प्रश्न संख्या 28 से। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 पढ़ते हैं। शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं? अब देखिए शिक्षण के उपयोग में आने वाले मतलब पढ़ाने के उपयोग में आने वाले या पढ़ने के उपयोग में आने वाले कौन कौन से मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन हैं। इस शब्द को आप पहले समझ लीजिए, यह आप समझ जाएंगे तो उत्तर में आपको क्या लिखना है यह आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो शैक्षिक संसाधन देखिए, शैक्षिक संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनके माध्यम से ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनके माध्यम से पढ़ने या पढ़ाने का कार्य किया जा सकता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? शैक्षिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका किताब जो हो गया वह क्या हो गया? शैक्षिक संसाधन हो गया। जो चार्ट्स आते हैं, मैप्स आते हैं, और जो पहाड़े की किताब आती है, और कहानी की जो किताबें आती हैं, सचित्र वर्णन, और जितने भी आपके शैक्षिक के दृश्य और श्रव्य सामग्रियां होती हैं, जो शैक्षिक दृश्य और श्रव्य सामग्रियां होती हैं, जैसे कोई शैक्षिक मूवी हो गई, कोई रेडियो का कार्यक्रम हो गया, कोई दूरदर्शन का कार्यक्रम हो गया शैक्षिक, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं शैक्षिक संसाधन। अब इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए लिखा है मुक्त और डिजिटल। ठीक, अब मुक्त का मतलब होता है जिसपे किसी का, मुक्त मतलब क्या है? जो फ्री है, जो ओपन है, फ्री है। मुक्त का मतलब यहाँ पे ओपन, ओपन है मतलब कि खुला हुआ है सबके लिए, कोई बंदिश नहीं है कि हाँ ये पढ़ेगा ये नहीं पढ़ेगा, कोई भी बंदिश नहीं है ऐसे संसाधनों पे जो सबके लिए उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त शैक्षिक संसाधन। और यहाँ पे एक शब्द और जुड़ा है, डिजिटल। अब डिजिटल का मतलब होता है, डिजिटल से आप क्या समझते हैं? डिजिटल से आप समझते हैं जैसे आपने डिजिटल कैमरा सुना होगा, और ये डिजिटल दुनिया है इससे सुना होगा। तो डिजिटल का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों से समझ में आता होगा। ठीक है, तो डिजिटल का मतलब ही है जो इलेक्ट्रॉनिकली कहीं ना कहीं जुड़ा हो। तो मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन में क्या क्या आता है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखा हुआ है ई बुक और वेब पोर्टल। अब ई बुक क्या होता है यह मैंने आपको पहले ही बताया। अब ई बुक क्या हो गया? आपका मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन हो गया। शैक्षिक संसाधन तो किताब भी है लेकिन डिजिटल नहीं है, डिजिटल को हमको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए ई बुक, तो ई बुक विभिन्न विषयों से संबंधित होती है। ये बुक्स पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पे सदैव उपलब्ध रहती है। इन पुस्तकों का उपयोग करके छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिगम सामग्री का चयन कर सकता है। इन पुस्तकों की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है।
ई बुक का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। तो ई बुक क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और बुक का मतलब होता है किताब। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉनिक किताब होती है, इलेक्ट्रॉनिक किताब का मतलब जो पीडीएफ के रूप में हो आपके कंप्यूटर में, मतलब सॉफ्ट कॉपी जो होती है किताब की, जो आप कंप्यूटर में कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पढ़ पाते हो, अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पढ़ पाते हो, किसी भी वेबसाइट पे जा करके, कोई किताबों की वेबसाइट है, जा करके वहां पे किसी किताब की आप सॉफ्ट कॉपी को क्या करते हैं, खरीद पाते हैं, या अगर वह किताब मुफ्त है तो मुफ्त में आप उस किताब को देख पाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं ई बुक्स, और इस ई बुक का एक्सेस सभी कर सकते हैं। ठीक है, सभी छात्र जो है वह ई बुक का एक्सेस कर सकते हैं, बस कहीं पे फ्री होगा और कहीं पे पेड होगा, बस इतना ही अंतर आएगा। ठीक है, लेकिन उपलब्ध सबके लिए होगा। अब इसके बाद देखिए, दूसरा है वेब पोर्टल। दूसरा जो डिजिटल शैक्षिक, जो मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है, दूसरा वह है वेब पोर्टल। तो यह एक तरह का संबद्ध पेज होता है जिसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी सूचना प्राप्ति के लिए वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़ी लिंक पेजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लिंक पेज खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे, तत्पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। ये विकल्प स्टॉक मूल्य, समाचार, सूचनाओं तथा आंकड़ों, ईमेल आदि से संबंधित होंगे। यदि हमें सूचना संबंधी जानकारी चाहिए तो हम उस आवश्यकता पर क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमें प्राप्त करनी है उसे डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह के अन्य वेबसाइटों के वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण याहू, गूगल हैं, जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो अब वेब पोर्टल क्या है? ऐसे ही वेब पोर्टल पे भी जानकारियां जो होती हैं वह डली होती हैं, और जिसे हम गूगल और याहू के माध्यम से उनको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः यही आपको लिखना है। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन में दो चीजें आपको लिख देनी है, ई बुक और वेब पोर्टल, और थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देना है। इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसी आईसीटी की तकनीक है जिसकी सहायता से जल्दी ही विद्यालय अपने कार्य संबंधी कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिनटों में भेज देता है, जिससे उसका काम कम समय में हो जाता है। आजकल अमीर लोग अपना ईमेल पता अपनी पत्रावली, लेटर पैड तथा विजिटिंग कार्ड पर भी मुद्रित करवा लेते हैं। व्यापारी लोग ईमेल का बहुत उपयोग करते हैं। ईमेल का प्रयोग तभी हो पाता है जब आप पीसी या मॉडेम और अपना दूरभाष हो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल कहिए या ईमेल कहिए, बात एक ही है। तो अब आपको पता है पहले के समय में जब कंप्यूटर नहीं थे तो लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे, और इन्हीं चिट्ठियों के माध्यम से जो सूचनाएं हैं वह पहुंचा करती थी। लेकिन अब जब कंप्यूटर आ गया है और आईसीटी आ गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो इसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना पहुंचाना जो है वह बहुत आसान हो गया है। और ईमेल को अगर हम कहें तो यह कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल क्या है? कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का एक तरीका है। और इसके एग्जाम्पल्स अगर आप पूछेगा आपसे तो एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं। जीमेल होता है, याहू मेल होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल होता है, और रेडिफ मेल होता है। तो ये सारे अलग अलग मेल वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा मेल आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल आप समझ पा रहे होंगे। इसके माध्यम से जो विद्यालय हैं वो भी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान
जल्दी से कर पाते हैं और इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है। जैसे ही कोई सूचना भेजता है इंटरनेट के माध्यम से, तुरंत उसी समय विश्व के किसी भी कोने में वह सूचना प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो इसमें मुश्किल से ही 1 मिनट का समय लगता होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, ऑफिस में आईसीटी का उपयोग कहाँ कहाँ है, लिखिए। तो ऑफिस में आईसीटी का प्रयोग देखिए, तो ऑफिस में आईसीटी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में करते हैं। अध्यापक छात्र उपस्थिति में। अब ऑफिस का काम क्या होता है, पूरा मैनेजमेंट का होता है। इसमें ऑफिस में लोग देखते हैं कि कितने अध्यापक डेली आ रहे हैं और कितने छात्र डेली आ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और अध्यापक वेतन रिकॉर्ड बनाने में, अध्यापकों को वेतन देना होता है, तो उन वेतन का रिकॉर्ड रखने में आईसीटी का उपयोग किया जाता है ऑफिसेस में। और फिर आईसीटी का प्रयोग नवीन छात्रों की भर्ती का रिकॉर्ड बनाने में, जो नए छात्र आते हैं, न्यू एडमिशन जो होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है वह रखा जाता है। उसके बाद पेंशन रिकॉर्ड बनाने में, फिर कितने लोग किस समय में रिटायर हुए और कितने लोग को पेंशन जा रही है, किसको किसको पेंशन मिल गई, ये सब रिकॉर्ड रखने में। इसके बाद देखिए विद्यालय के खर्चों का रिकॉर्ड बनाने में, विद्यालय के खर्चों का रिकॉर्ड बनाने में, विद्यालय में जो जो चीजें अलग अलग, स्टाफ को कितना पैसा देने में लग रहा है, बाकी विद्यालय में अगर कोई जरूरी सामान आ रहा है तो उसका कितना व्यय हो रहा है, और विद्यालय में कहीं निर्माण चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो उसमें कितना खर्च हो रहा है, ये सारा रिकॉर्ड रखने में। और इसके बाद टीसी का रिकॉर्ड बनाने में, जो बच्चे विद्यालय छोड़ के कहीं पे जा रहे हैं दूसरे विद्यालय में, उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है उसका रिकॉर्ड बनाने में। तो आईसीटी का उपयोग ऑफिस में इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ आप लिख सकते हैं बच्चों के अभिभावकों से बातचीत करने में, कोई सूचना पहुंचाने में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न फंक्शन और विद्यालय में छुट्टी और कार्य दिवस और सारी चीजों का निर्धारण करने में और सूचनाएं पहुंचाने में भी आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, आंकड़ों का परस्पर आदान प्रदान करना। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, आंकड़ों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना। इंटरनेट भी क्या है, जिसके माध्यम से यह आप वीडियो को देख रहे हैं, यह भी एक नेटवर्क है। ठीक है, तो आज आप देखते हैं इंटरनेट से सभी डिवाइसेस जुड़ी हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो। तो इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटरों को जोड़ने का एक माध्यम है जिसके द्वारा वह आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकें। विभिन्न प्रयोगकर्ता जो कंप्यूटर हैं उनको आपस में जोड़ना और एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। ठीक है, या एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, ये सारा किसके द्वारा, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा होता है। चौथा देखिए, सहकारी प्रक्रियाओं के लिए दो अथवा दो से अधिक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना। अब देखिए नेटवर्क के माध्यम से दो कंप्यूटर एक साथ सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, विभिन्न कंप्यूटर से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। ठीक, तो इस तरीके से जो कंप्यूटर से जुड़े यंत्र हैं उनका भी उपयोग दूसरा कंप्यूटर कर सकता है। इसके बाद देखिए 6वां पॉइंट है, कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा शाखा या विभिन्न नेटवर्क को एकीकृत कर संचालित करना। अब कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं उनको इकट्ठे संचालित कर पाना मुमकिन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 है, विभिन्न कंप्यूटरों पर स्थित सॉफ्टवेयरों या प्रोग्रामों को नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना तथा क्रियान्वयन करना।
तो विभिन्न कंप्यूटरों पे स्थित जो सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्राम हैं को नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और क्रियान्वयन जल्दी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम जो होता है वह फास्ट होता है। अब इसके बाद देखिए, किसी एक कंप्यूटर द्वारा संसाधित आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं यह कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं? टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं? तो देखिए, जब दूरदर्शन शिक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार करता है और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है तो उसे शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। जैसे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, ज्ञानवर्धन कार्यक्रम आदि, ये सब क्या है? ये सब दूरदर्शन के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है। अब देखिए, दूरदर्शन के शिक्षा संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। पारिवारिक कार्यक्रम, किशोरों की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम, सामान्य ज्ञान से संबंधित कार्यक्रम, भारतीय इतिहास से संबंधित कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम और किसानों की समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम। तो ये सभी जो हैं वह शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है और यह हमारे देश के जितने भी परिवार हैं और जितने भी वर्ग के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं और जिससे सभी लोगों का जो ज्ञानवर्धन हो सके और खासकर हमारे किसानों को बहुत प्रबल करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि हमारा किसान जो है वह बहुत अच्छे ढंग से सारी जानकारी प्राप्त कर सके और अपने खेतों में मेहनत के माध्यम से अच्छी फसल उगा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 33 है, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। ऑनलाइन परीक्षाएं आपने पहले देखा होगा कि पहले केवल ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी, कॉपी कलम के माध्यम से लिखित परीक्षा या OMR पे, लेकिन अब जो होता है आप देखते हैं परीक्षाएं ऑनलाइन हो गई हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है यह हमको समझाना है। तो देखिए, उत्तर देखिए, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला देखिए, किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने से पूर्व छात्र को ऑनलाइन परीक्षा का अभ्यास विभिन्न प्रकार के वेबसाइटों द्वारा प्राप्त होने पर उसको उस परीक्षा को देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वह ऑनलाइन परीक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों से परिचित होता है। पहले तो ऑनलाइन परीक्षा की हैबिट जो है वह पड़ जाती है। जैसे ऑनलाइन आजकल आपको पता है कि जो विद्यार्थी हैं वह ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ वह ऑनलाइन परीक्षा भी देते हैं, टेस्ट देते हैं, जिसके माध्यम से उनका पहले से ही प्रैक्टिस हुआ रहता है ऑनलाइन परीक्षा देने का, तो वह ऑनलाइन परीक्षा को आसानी से दे पाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, देखिए, विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के द्वारा छात्र ऑनलाइन परीक्षा अभ्यास भी कर सकता है। विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपरों को ऑनलाइन हल करने पर उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि वह मुख्य परीक्षा में भी कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता। तो देखिए, वही बात है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा छात्रों को वर्तमान समय में तकनीक एवं कंप्यूटर का ज्ञान होता है, जो कि वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी माना जाता है। अतः ऑनलाइन परीक्षा वर्तमान समय की मांग है। अब आप ये समझिए कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हो विद्यालय में पढ़ाने, तो विद्यालय में भी आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, बच्चों का डेटा फीड करना पड़ता है और बच्चों के माँ बाप का अकाउंट फीड करना पड़ता है, जिससे जो बच्चों को धनराशि मिलती है और जो भी चीजें हैं। आपको इस समय इन्वायरमेंट ऐसा है कि कोई भी जो परीक्षा है वह ऑनलाइन इसलिए ली जाती है, ये परीक्षा आसान होती, देखिए कराना आसान होती है, आयोजित करना, क्योंकि जो पेपर होते हैं आपको पता है कि
पेपर आउट होने का कितना चांस रहता है? तो ऑनलाइन परीक्षा से जो पेपर आउट होने का चांस रहता है वह कम हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसीलिए कहा गया कि इस समय वर्तमान समय की जो मांग है वह ऑनलाइन परीक्षा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ऑनलाइन परीक्षा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करती है। इसमें दूर दूर क्षेत्रों में फैले हुए कंप्यूटर के द्वारा अपनी परीक्षा दे सकते हैं और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं परीक्षा दोनों ही ऑनलाइन संपन्न होती है। तो इस तरीके से ऑनलाइन परीक्षा जो है वह दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करती है। ठीक है, तो ऑनलाइन परीक्षा जैसे कहीं भी बैठे आप कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये ऑनलाइन परीक्षा जो है वह दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देती है। अब इसके बाद देखिए, पांचवा पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न आउट होने की समस्या, जो मैंने आपको पहले बताया, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी परीक्षा प्रश्न पत्र को कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ही समय में कोड का उपयोग कर खोला जाता है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा में पारदर्शिता एवं स्पष्टता बनी रहती है। आज प्रत्येक बैंक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में जो पेपर आउट होने की समस्या है वह ना के बराबर है, और जो बैंकिंग की के एग्जाम्स होते हैं वह ऑनलाइन ही होते हैं। और आजकल आपको पता है कि सीटेट का भी जो एग्जाम है वह ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास के शैक्षिक परिदृश्य आवश्यकता एवं महत्व बताइए। डिजिटल प्रोजेक्ट का जो विकास है उसका शैक्षिक परिदृश्य आवश्यकता एवं महत्व बताना है, अथवा डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए। डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका, यह बताना है। अब प्रश्न में देखिए पूछ रहा है, डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि डिजिटल प्रोजेक्ट है क्या और इसके विकास की क्या आवश्यकता है। तो डिजिटल प्रोजेक्ट विकास के शैक्षिक परिदृश्य, हमारा अभिप्राय ऐसे सॉफ्टवेयरों के अनुप्रयोग संबंधी ज्ञान से है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिजिटल प्रोजेक्ट विकास क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको आसानी से किया जा सके। प्रोजेक्ट को करने में आपको पता है कि विद्यार्थियों को अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते हैं अलग अलग विषय पे, ताकि वह उनसे करके सीख सकें। और इन प्रोजेक्ट को करने में जो मदद करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्टों को कम लागत तथा कम समय में सफलता के साथ सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जा सकता है। जैसे एक छात्र को सोलर सिस्टम पर प्रोजेक्ट कार्य मिलता है, तो छात्र उस प्रोजेक्ट का प्रारूप कंप्यूटर पर तैयार कर लेता है तथा किस ग्रह को किस रंग का दर्शाना है तथा उसका परिभ्रम मार्ग किस प्रकार प्रदर्शित करना है, इस प्रोजेक्ट को वह कंप्यूटर के द्वारा बनाकर शिक्षक एवं छात्रों के समक्ष सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत कर सकता है। जबकि इसको चार्ट पर बनाने पर उसको अधिक समय और धन व्यय होगा। इस डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार करने एवं उसे विकसित करने से जुड़े तथ्यों का ज्ञान एक कुशल शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही होना चाहिए। आज उच्च स्तरीय विद्यालयों में कंप्यूटर के द्वारा प्रोजेक्ट बनाने को छात्रों को दिया जाता है। तो डिजिटल प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि कंप्यूटर के माध्यम से प्रोजेक्ट को तैयार करना। ठीक है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे जो इसमें मदद करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट। जो बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से वह डिजिटल की सहायता से यानी कि कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं, यही है डिजिटल प्रोजेक्ट का विकास। और इसमें जो होता है वह धन की बचत होती है, समय की बचत होती है। अब
यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया कि एक छात्र को सोलर सिस्टम, यानी कि ये जो सूर्य है और 8 ग्रह हैं, इसका प्रोजेक्ट बनाना था। ठीक है, आपको पता है सोलर सिस्टम में एक सूर्य है और इसके 8 ग्रह है। एक समय पे 9 ग्रह होते थे, प्लूटो को हटा दिया गया, तो अब 8 ग्रह हो गए। तो इन ग्रहों को वह कंप्यूटर में बना करके दिखाता है। तो कंप्यूटर में बनाने का खर्च आपको पता है कुछ भी नहीं है, बस आपको उसको बिजली देना है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में आपको डिजाइन कर लेना है। और डिजाइन करने में भी आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना अगर आप फिजिकली उसको बनाते ग्रहों को और उसको कलर करते। ये सारी चीजें कंप्यूटर में आसान है। तो इस तरीके से जो डिजिटल प्रोजेक्ट है उसको वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट की आवश्यकता एवं महत्व। पहला पॉइंट देखिए, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रोजेक्ट संबंधी सॉफ्टवेयरों का ज्ञान हो जाता है। सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रोजेक्ट का विकास कर सकते हैं। अब देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट बनाने से बच्चों को कंप्यूटर का भी ज्ञान होता है, उनका समय बचता है, उनका धन बचता है, और इस तरीके से वह अच्छा प्रोजेक्ट बना पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को प्रोजेक्ट में परिवर्तन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, क्योंकि छात्र कंप्यूटर में लोड सॉफ्टवेयर की सहायता से रूप, रंग एवं आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे धन श्रम की बचत होती है। डिजिटल प्रोजेक्ट इस वजह से मितव्ययी माना जाता है। अब देखिए आप कई बार प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं या कुछ नए आइडियाज आ जाते हैं आपको कि हाँ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यह बनाने के बाद आपको आता है। प्रोजेक्ट जब आप बना लेते हैं, तो अब अगर आपने फिजिकली उस प्रोजेक्ट को बनाया है और उसमें कुछ बदलाव करना है, तो उसमें आपका समय जाएगा, आपका धन जाएगा। ठीक, और बदलाव करने में बहुत परेशानी होगी। इस तरीके से अब अगर आपका यह डिजिटल प्रोजेक्ट है, तो उसमें बदलने में आपको आकृति बदलनी है, रंग बदलना है, कुछ भी बदलना है, तो आसानी से आप बदल लोगे और खर्च भी आपका कुछ नहीं होगा। और इसी लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट को मितव्ययी माना जाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा समय की बचत होती है। यह बात तो हो ही गई। चौथा पॉइंट है, डिजिटल प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से आकर्षण एवं प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें इंटरनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों, वास्तविक गतिविधियों को डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है। इसमें छात्र प्रोजेक्ट में अपनी इच्छा अनुसार तब फेर बदल कर सकता है जब उसको आकर्षित रूप प्रदान ना कर सके। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट में चेंजेस करना और प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाना, आकर्षक बनाना और प्रभावशाली, मतलब कोई देखे एक बार तो उस पर प्रभाव पड़े, वह देखता रह जाए और वह देख के सोचे कि हाँ इसको बच्चे ने किस तरीके से बनाया होगा। तो ये होता है डिजिटल प्रोजेक्ट के फायदे। अब इसके बाद देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट के प्रयोग का प्रमुख महत्व, छात्रों को कंप्यूटर संबंधी उपयोग एवं इंटरनेट का उपयोग विषय में जानकारी प्रदान करना, जिससे छात्र नवीन तकनीकी एवं विज्ञान संबंधी तथ्यों को सरलता से समझ पाए। अब देखिए डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने में, सॉफ्टवेयरों को सीखने में और नई तकनीकी को समझने में, इंटरनेट को समझने में उसको वह जब ये प्रोजेक्ट बनाता है तो वह सीखता है कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर में चेंजेस करना और किस तरीके से क्या कमांड देना, ये सारी चीजें वह सीखता है, जिससे उसको आगे आने वाले समय में काफी सरलता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 35 है, शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। तो ऑनलाइन शिकायत पोर्टल सेवा से तात्पर्य ऐसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था जहां ऐसी वेबसाइट निर्माण की व्यवस्था हो जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत भेजकर समस्या व समाधान प्राप्त कर सके। इसी क्रम में विद्यालयी प्रशासन में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत यदि कोई विद्यालय समाज या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चला रहा है तो उसकी शिकायत
की जा सकती है। इसी संदर्भ में वेब पोर्टल के माध्यम से सरकारी संस्थाओं की भी शिकायत की जा सकती है। आज विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता सेवा संबंधी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन समस्या समाधान का कार्य कर रही हैं। तो इस तरीके से शिकायत पोर्टल क्या होते हैं? शिकायत पोर्टल किसी भी सरकारी, गैर सरकारी कंपनियों का हो सकता है, किसी विद्यालय का हो सकता है, और यह पोर्टल होता है जो उससे जुड़े लोग होते हैं, किसी भी कार्य से जुड़े लोग होते हैं, वह अपनी बातों को, अपनी शिकायतों को कह पाते हैं और उनको जो भी समस्या आ रही हो उसका समाधान ले पाते हैं। तो शिकायत पोर्टल यही होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36। सीडी रोम से आप क्या समझते हैं? तो सीडी रोम, सीडी और आरओएम रोम। तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और आरओएम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का तकनीकी नाम है। यह एक ड्राइव होती है जिसमें डेटा लिख सकते हैं और पहले से लिखा डेटा पढ़ सकते हैं। तो सीडी रोम क्या है? यह एक डिस्क होती है, ड्राइव होती है, और जिस पे डेटा लिखा जा सकता है, और एक बार जब डेटा लिखा जा चुका तो उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यह एक मेमोरी होती है जिसमें डेटा लिखा जा सकता है और जिसको बार बार पढ़ा जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 37 है, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। तो उत्तर देखिए, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता। पहला पॉइंट है, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक सुविधा हेतु बजट बनाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि लगेगी, इसका ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म विषयक आंकड़े मतलब यूनिफॉर्म, जो बच्चों को यूनिफॉर्म मिलता है उससे जुड़े हुए आंकड़े, मतलब कितना यूनिफॉर्म आया है बच्चों का, किसको किसको किस विद्यालय को कितना यूनिफॉर्म मिलना है, ये सारे आंकड़े के डिजिटलाइजेशन की क्या आवश्यकता है, इसको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता देखिए, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन से क्या होता है कि पूरी जानकारी मिलती है कि हाँ कितने बच्चे हैं, कितने यूनिफॉर्म की आवश्यकता है और यूनिफॉर्म वितरण में कितना खर्च आएगा, वह ज्ञान होता है सरकार को। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन एवं अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। अब देखिए, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़े अगर डिजिटली उपलब्ध रहेंगे तो इससे जो विद्यालय के प्रबंधन है, जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनको भी पता रहेगा कि हाँ कितना यूनिफॉर्म आना है, और अभिभावक भी देख पाएंगे, जो बच्चों के गार्जियन हैं वो भी देख पाएंगे कि हाँ कितने यूनिफॉर्म आ रहे हैं और किस तरीके से किस डेट में बच्चों को मिलना है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, जातिगत एवं अनारक्षित श्रेणी के बच्चों के साथ वितरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती। अब डिजिटलाइजेशन से क्या होता है, सबको जानकारी मिल जाती है, विद्यालय को जानकारी मिल जाती है, अभिभावक को जानकारी मिल जाती है, मतलब उस बच्चे तक को जानकारी हो जाती है कि हाँ हमको हमारा यूनिफॉर्म मिलना है। तो इससे क्या होता है, जो चोरी की जो समस्या होती है, आपको पता है कि भ्रष्टाचार कितना है, तो उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगती है डिजिटलाइजेशन से। अब इसके बाद देखिए चौथा है, ऐसी तकनीक से अभिभावकों को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितना धन उपयोग किया जा रहा है, यह लिखना सही होगा। तो ऐसी तकनीक से पता चलता है अभिभावकों की कितना धन का उपयोग हो रहा है बच्चों के ड्रेस पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 है, इंटरनेट के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। इंटरनेट के कार्य बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि विश्व के नवीनतम समाचार अतिशीघ्र प्रदान करना, यह हो गया। संक्षिप्त बिंदु महत्वपूर्ण नोट्स को आदान प्रदान करना, व्यवहारिक समझौते कराना, आवश्यकता
अनुसार कंप्यूटर फाइल का स्थानांतरण और समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब पहले तो इंटरनेट के कार्यों को आप समझिए कि सभी जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में जोड़ना, सभी को फाइल ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करना, सभी को जितने भी नेटवर्क से जुड़े इंटरनेट के माध्यम से जुड़े डिवाइसेस हैं उनको जल्द से जल्द सूचनाओं को प्राप्त करवाना। ठीक है, तो इस तरीके से और जो भी एक इंटरेस्ट के लोग हैं उनको जोड़ना और तरह तरह की सेवाएं प्रदान करना, ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट के कार्य हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 39 है, इंटरनेट कॉलिंग क्या है। प्रश्न संख्या 39 है, इंटरनेट कॉलिंग क्या है। तो इंटरनेट कॉलिंग आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरनेट कॉलिंग क्या होती है। जिस तरीके से आप नॉर्मली फोन से बात करते हो उसी तरीके से इंटरनेट पे भी आप आजकल व्हाट्सएप कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो ये सब क्या है, इंटरनेट कॉलिंग है। तो वर्तमान समय में इंटरनेट के द्वारा जहां समस्त कार्य हो रहे हैं वहीं इसके माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बातचीत भी हो जा सकती है। इंटरनेट एवं कंप्यूटर द्वारा जब एक शहर से दूसरे शहर में या देश विदेश में व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप की जाती है तो इसे इंटरनेट कॉलिंग कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से जो कॉलिंग होती है देशों विदेशों में जो बातचीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कॉलिंग कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सभी प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और सभी प्रश्न आपसे मेनली पूछना क्या चाह रहे हैं यह आप समझ पा रहे होंगे और तब आप इसको अच्छे ढंग से लिख भी पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। यह आपको जो मेरा प्रयास है कैसा लग रहा है यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में इस क्लास को शेयर करना है आपको ताकि सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा पाएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। और अब अगर आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करना है, सभी विषय आपको पढ़ने हैं तो सभी का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कम समय में सभी सुविधाओं का, सारे जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी नोट्स हैं और जो टेस्ट सीरीज है और जो क्लासेस हैं बिना प्रचार के और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, राजन पवन सीरीज के जितने भी पीडीएफ हैं और जिनकी जो क्लासेस हैं, ये सारी सुविधाएं मास्टर क्लास है। अगर आपको चाहिए कम समय में मतलब बेहतरीन तैयारी अगर आपको करना है तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को। वहां पे 3rd सेमेस्टर का कोर्स है, उसमें एक बहुत ही नाम मात्र फीस से आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो वहां पे भी ऐप को डाउनलोड आप करें और 3rd सेमेस्टर कोर्स को परचेज करें ताकि सभी जो आपके डाउट्स हैं वह भी क्लियर हो पाए और आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाए। ठीक है, तो वहां पे सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अति लघुत्तरी प्रश्नों के साथ। इसी के आगे प्रश्न संख्या 40 से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।